इस वक्त आपको एक बड़ी खबर बताते हैं। श्रीनगर से ये बड़ी खबर है जहां पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। ये एनकाउंटर श्रीनगर के बाहरी इलाके नौगाम में चल रहा है। सुरक्षा बलों को खुफिया जानकारी मिली थी कि यहां कुछ आतंकी छिपे हुए हैं। इसी के बाद पूरे इलाके की घेराबंदी कर जब तलाशी अभियान चलाया गया तो आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी और इस वक्त दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी हो रही है। यहाँ 1 से 2 आतंकियों के छिपे होने की संभावना है। पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेरा हुआ है। ये जानकारी खुद कश्मीर पुलिस की तरफ से दी गई है। कल अवंतीपोरा में भी ऐसी ही एक मुठभेड़ में एक दहशतगर्द मारा गया था। ये बड़ी जानकारी जम्मू कश्मीर के नौगाम इलाके से, जहां पर सुरक्षा बलों ने 1 से 2 आतंकियों को घेर रखा है और अब से कुछ देर पहले वहां पर एनकाउंटर भी शुरू हो गया है। दोनों ही ओर से गोलीबारी जारी है। यूक्रेन में रूसी हमले की चपेट में आकर 2 और पत्रकारों की जान चली गई। इनमें एक पत्रकार अमेरिका के मशहूर न्यूज चैनल फॉक्स न्यूज से जुड़े हुए थे, जबकि दूसरे स्थानीय पत्रकार बताए जा रहे हैं। इन पत्रकारों पर यह हमला तब हुआ जब ये अपनी कार से राजधानी कीव के बाहरी इलाके में जा रहे थे। फॉक्स न्यूज के पत्रकार पियरे ज़ोक्रज़वेस्की वीडियो जर्नलिस्ट थे। इन्होंने इराक, सीरिया और अफगानिस्तान की जंग में भी शानदार रिपोर्टिंग की थी। इससे पहले यूक्रेन के इरपिन में एक पुल के पार जांच चौकी पर रोके जाने के बाद एक पत्रकार को गोली मार दी गई थी। यूक्रेन में मारे गए पत्रकार ब्रेंट रेनॉट टाइम स्टूडियो के लिए काम कर रहे थे। तो इस वक्त यूक्रेन की राजधानी कीव से तस्वीरें सामने आई है। तस्वीरें हैं कीव के पास के जंगलों की, जहां रूस और यूक्रेन की सेना के बीच भीषण जंग जारी है। देखिए, देश के इतिहास और खासकर पंजाब के लिए आज बड़ा दिन है। पंजाब को आज नया मुखिया मिलने जा रहा है। विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद आज भगवंत मान पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। क्या होगा मान के शपथ ग्रहण में खास, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब। ये तस्वीरें 28 दिसंबर 2013 की है, जब पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने अरविंद केजरीवाल ने राजभवन छोड़कर क्रांति के प्रतीक रामलीला मैदान में शपथ ली थी। अब यही इतिहास पंजाब में भी दोहराने की तैयारी है। आज भगवंत मान भी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन राजभवन में नहीं, बल्कि अंग्रेजों से लड़ने वाले सबसे बड़े क्रांतिकारी भगत सिंह के गांव में। ये पंजाब के नवा शहर में मौजूद शहीद आजम भगत सिंह का पुश्तैनी गांव खटकड़ कलां है। इसी गांव में शहीद के स्मारक के सामने मान संविधान की शपथ लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये भी साफ तौर पर कहा गया है कि भगवंत मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम लोगों को न्योता दिया है। अक्सर आम आदमी पार्टी इसी तरह से शपथ ग्रहण समारोह रखती है। आशंका ये जताई जा रही है कि करीबन 3 से 4 लाख लोग इस जगह पर पहुंच सकते हैं शपथ ग्रहण समारोह में। मान की शपथ ग्रहण के लिए दोपहर 12:30 बजे का वक्त मुकर्रर है। इस कार्यक्रम में पूरे पंजाब से 3 लाख लोगों के जुटने का दावा किया गया है। मान ने खासकर पुरुषों से बसंती पगड़ी और महिलाओं से बसंती दुपट्टा पहनकर आने की अपील की है। मेरे वीर दोस्त, वो सिर ते बसंती रंग दी पग बनना ते भैणां सिर ते बसंती रंग दा दुपट्टा चुन्नी लेके आना ना पवे। शपथ ग्रहण समारोह के लिए 40 एकड़ जमीन पर ये बड़ा पंडाल तैयार किया गया है। पंडाल के अंदर 50,000 से ज्यादा लोगों के बैठने का इंतजाम है। भगत सिंह मेमोरियल के सामने 3 बड़े स्टेज बनाए गए हैं। मुख्य स्टेज पर शपथ ग्रहण होगा, दूसरे पर नवनिर्वाचित विधायक बैठे हैं और तीसरे पर अरविंद केजरीवाल समेत पार्टी के दूसरे बड़े नेता। खास बात यह है कि इस कार्यक्रम के लिए विपक्षी दलों के किसी भी नेता को न्योता नहीं दिया गया है। 16 मार्च 2022 दिन बुधवार ਨੂੰ शहीद आजम भगत सिंह ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋਊਗਾ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਇਸ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ मंत्री बने। मान के शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में हेलीपैड और 25,000 गाड़ियों की पार्किंग का इंतजाम भी किया गया है। कार्यक्रम में कोई उपद्रव न हो, इसलिए चप्पे चप्पे पर पंजाब पुलिस के 10,000 जवानों को तैनात किया गया है। शपथ ग्रहण प्रोग्राम के लिए अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 लाख लोग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस वेन्यू के लिए। उसके लिए आसपास में हमने काफ़ी एरिया क्लियर कराया है तरीके के बड़े प्रोग्राम के लिए। काफ़ी ज़िलों से हमें पुलिस फोर्स भी मुहैया कराई गई है। हर तरीके की हम वहाँ पे सुविधाएं प्रोवाइड करेंगे ताकि पूरे प्रोग्राम के दौरान कोई ट्रबल ना हो। शहीद के गांव में शपथ ग्रहण समारोह के आयोजन से जाहिर है कि आम आदमी पार्टी प्रतीकों की राजनीति में विरोधियों को मात देना चाहती है, लेकिन विरोधी भी इस तामझाम को फिजूल खर्ची बताने से नहीं चूक रहे। दिल्ली से बीजेपी के विधायक प्रवेश वर्मा ने ट्विटर पर लिखा, वैकल्पिक राजनीति के नाम पर आपकी विज्ञापन वाली राजनीति हावी है। 57 लाख रुपए के रोड शो के बाद 2 करोड़ रुपए के शपथ ग्रहण समारोह के लिए सरकारी खजाने से 13 करोड़ रुपए के अंडमान निकोबार तक आपने विज्ञापन दिए हैं। जनता के टैक्स की बर्बादी करना आपका व्यापार बन चुका है। यही नहीं, सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि भगवंत मान के शपथ ग्रहण के लिए 150 एकड़ पर खड़ी फसल की कटाई क्यों की गई। हालांकि प्रशासन की तरफ से किसानों को प्रति एकड़ 46,000 रुपए का मुआवजा देने का वादा किया गया है। तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद भगवंत मान आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन उनके मंत्रिमंडल की तस्वीर कैसी होगी, वो कौन से चेहरे हैं जो मंत्री बनने की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। इतना बड़ा इनकलाब, सारे हार गए। सुखबीर बादल जी हार गए, प्रकाश सिंह बादल जी हार गए, नवजोत सिंह सिद्धू जी हार गए, मजीठिया हार गए, चरण सिंह चन्नी दोनों सीटों से हार गए। यूं तो पंजाब में हर सीट पर आम आदमी पार्टी की जीत बेहद खास है। बड़े बड़े धुरंधरों को धूल चटाने वाला हर आम चेहरा मंत्री पद का दावेदार है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि भगवंत मान अपनी कैबिनेट में उन नेताओं पर भरोसा जताएंगे जो मुश्किल समय में पार्टी के साथ खड़े रहे। लगातार दूसरी बार विधायक बने ऐसे कई नेता भगवंत मान मंत्रिमंडल का चेहरा बन सकते हैं। इनमें पहला नाम 47 साल के हरपाल सिंह चीमा का ही है। हरपाल सिंह चीमा दिड़बा से लगातार दूसरी बार चुनाव जीते हैं। पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे चीमा चुनावी प्रचार के दौरान पोस्टर्स और होर्डिंग्स में पार्टी का चेहरा रहे हैं। चर्चा तो ये भी है कि इन्हें उप मुख्यमंत्री का पद भी मिल सकता है। देखिए, मैं तो पहले भी पार्टी का वर्कर था, पहले ही वर्कर बन के लगातार जब पार्टी ने मेरे को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया पंजाब की विधानसभा में, तब से पूरे पंजाब में घूमा, पंजाब के हर घर में गया, लोगों को पार्टी के साथ जोड़ा। मैं तो पहले ही वर्कर था, आज भी वर्कर हूँ, बतौर वॉलंटियर ही काम करता रहूँगा। मान मंत्रिमंडल में दूसरा संभावित नाम है कुलतार सिंह संधवा का। कोटकपुरा से कुलतार सिंह लगातार दूसरी बार विधायक बने हैं। पंजाब में कुलतार सिंह आम आदमी पार्टी का बड़ा चेहरा है और इनका भी मंत्रिमंडल में शामिल होना लगभग तय है। बरनाला से लगातार दूसरी बार विधायक बने गुरमीत हेर का नाम भी संभावित मंत्रियों की सूची में शामिल है। मीत हेर नाम से पंजाब में जाने जाते हैं। गुरमीत आम आदमी पार्टी पंजाब के यूथ विंग के प्रेसिडेंट है। पंजाब की भगवंत मान सरकार में महिलाओं का भी मजबूत प्रतिनिधित्व देखने को मिल सकता है। भगवंत मान मंत्रिमंडल में जो नाम तय माने जा रहे हैं उनमें बलजिंदर कौर और जीवन जोत कौर शामिल हैं। बलजिंदर कौर लगातार दूसरी बार तलवंडी साबो से विधायक चुनी गई हैं, जबकि जीवन जोत अमृतसर ईस्ट से नवजोत सिंह सिद्धू और विक्रम मजीठिया जैसे 2 दिग्गजों को हराकर विधायक बनी हैं। ये इस बार का जो चुनाव था वो बदलाव का चुनाव था। लोग इन 2 रिवायती पार्टियों से इतना परेशान हो चुके थे और कहीं ना कहीं वो अपना मन बना चुके थे कि इस बार उनको बदलाव चाहिए और एक मौका उनको अरविंद केजरीवाल को देना है। अमृतसर नॉर्थ सीट से अकाली उम्मीदवार अनिल जोशी को हराकर पहली बार विधायक बने कुंवर विजय प्रताप को भी मान मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण महकमा मिल सकता है।
पूर्व IPS अधिकारी कुंवर विजय प्रताप पंजाब के चर्चित बरगाड़ी बेअदबी कांड के जांचकर्ता रह चुके हैं। आपको बता दें कि पंजाब की नई सरकार में मुख्यमंत्री भगवंत मान सहित कुल 17 मंत्री बनाए जाने हैं, लेकिन आज सिर्फ मुख्यमंत्री की शपथ होने जा रही है। मान मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले जिन और कुछ नामों को लेकर चर्चा है, उनमें जय किशन सिंह रोड़ी और जगदीप गोल्डी कंबोज भी शामिल हैं। जय किशन रोड़ी गढ़शंकर विधानसभा क्षेत्र से लगातार दूसरी बार विधायक बने हैं। वहीं जगदीप कंबोज गोल्डी ने जलालाबाद में अकाली दल के बड़े नेता सुखबीर बादल को हराया है, इसलिए उनके नाम की भी चर्चा है। लगातार हार से कांग्रेस पर अस्तित्व का संकट मंडराने लगा है। ऐसे में गांधी परिवार के विरोध में आवाजें उठने लगी है। चिंतन मंथन कर कांग्रेस हार की जिस वजह को ढूंढने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस की वो समस्या सबको नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट। उनकी लीडरशिप थी, आज है, कल रहेगी। 5 राज्यों में करारी हार के बाद कांग्रेस में कलह छिड़ गई है। आज शाम 5 बजे कांग्रेस के G23 नेताओं की बड़ी बैठक होने जा रही है। दिल्ली में कपिल सिब्बल के घर पर कांग्रेसी नेताओं का जमावड़ा लगेगा। अभी महज 24 घंटे पहले ही कपिल सिब्बल ने गांधी परिवार मुक्त कांग्रेस का राग अलापा है। वक्त आ गया है कि गांधी परिवार नेतृत्व छोड़ दे और किसी दूसरे शख्स को मौका दे। उन्हें खुद ही हटना होगा, क्योंकि उनकी बनाई हुई संस्था उन्हें कभी ये नहीं कहेगी कि उन्हें नेतृत्व से हटना चाहिए। कुछ लोग घर की कांग्रेस चाहते हैं, लेकिन मैं निश्चित रूप से घर की कांग्रेस नहीं चाहता और मैं आखिरी सांस तक सबकी कांग्रेस के लिए लड़ता रहूंगा। सवाल गांधी परिवार पर उठा तो बचाव में अशोक गहलोत उतरे। कपिल सिब्बल जी के दिमाग में ये बातें क्यों आती है, इस प्रकार क्यों वो फ्रस्ट्रेशन बात करते हैं, मेरी समझ के परे हैं। उनसे मैं उम्मीद नहीं करता था। जिस प्रकार की वो भाषा बोल रहे हैं, जिस प्रकार का उनका सोच है, मैं समझता हूं दुर्भाग्यपूर्ण। कपिल सिब्बल के बयान से पार्टी में हड़कंप मचा है। महज 2 राज्यों तक सिमट चुकी कांग्रेस को अब क्षेत्रीय दलों से भी अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। इन हालातों के लिए कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित पार्टी नेतृत्व को कोस रहे हैं, तो बचाव में उतरे अधीर रंजन चौधरी ऐसे लोगों को एहसान फरामोश कहते हैं। 2 तरीके के, किसी भी पार्टी में 2 तरीके का नेतृत्व होता है। एक वो जो चेहरा जो पब्लिक के बीच में जाता है, और एक संगठन के चेहरे जो संगठन को चलाते हैं, उसमें ऊर्जा भरते हैं, उसमें एकता रखते हैं। इन दोनों में गांधी परिवार की भी अपनी भूमिका है, लेकिन अब वो समय नहीं रहा कि केवल इन्हीं की भूमिका है। ये बात तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। जब सत्ता पे थे सब कुछ हसीन लग रहे थे, अभी सत्ता की बाहर सब कुछ बुरा लग रहे हैं। इसको कहते हैं कि एहसान फरामोश लोग। ये दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक यही हाल है। उत्तराखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रंजीत रावत ने हरीश रावत पर टिकट बेचने का आरोप लगाया, तो हरीश रावत उनके आरोपों का जवाब इमोशन से देते रहे। जिन लोगों को उन्होंने इस समय टिकट के नाम पर ठगा है और एक बहुत बड़ी धनराशि इकट्ठी की है, वो लोग उनके चक्कर काट रहे हैं। कुछ के पैसे उनके मैनेजर लौटा चुके हैं और कुछ लोग अभी उनके चक्कर काट रहे हैं। ये सारी चीजें सामने आएंगी। मैंने भगवान से प्रार्थना की है, भगवान कांग्रेस मेरे खिलाफ कार्रवाई करे। एक व्यक्ति जो है, जो इतने पदों से नवाजा गया हो और सब कुछ किया गया हो, यदि वो टिकट बेचता है, पद बेचता है, तो फिर ऐसे व्यक्ति की तो सार्वजनिक कांग्रेसी में क्यों सार्वजनिक जीवन में जरूरत नहीं होनी चाहिए। और मैं तो चाहता हूँ, बल्कि जिस समय होली दहन हो रहा है, उस समय हरीश रावत का भी दहन हो जाना चाहिए। राजनीतिक दहन तो कम से कम हो जाना चाहिए। हार के बाद कांग्रेस में हालात बदल गए हैं। एक तरफ हार के लिए गांधी परिवार को लेकर विरोध है, तो दूसरी तरफ गांधी परिवार एक्शन में नजर आ रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हारे राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों का इस्तीफा मांग लिया है। उत्तराखंड के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल इस्तीफा दे चुके हैं। यूपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी इस्तीफा दे चुके हैं। सोनिया के आदेश के बाद पंजाब अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। इसके अलावा गोवा और मणिपुर के प्रदेश अध्यक्ष भी हटाए जाएंगे। वहीं लखनऊ में प्रियंका गांधी ने यूपी चुनाव में हार पर एक बड़ी समीक्षा बैठक की।
राहुल गांधी संसद में दिखाई दिए, लेकिन G23 के आरोपों पर कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन ये सवाल तो आज G23 की बैठक में फिर पूछा जाएगा। कांग्रेस के पुराने नेताओं की चिंता इस बात की है कि कहीं कांग्रेस 2024 के चुनाव में क्षेत्रीय पार्टियों से भी पीछे न रह जाए, क्योंकि लगातार हार के बावजूद एक्शन के बजाय कांग्रेस में हो रहा है सिर्फ मंथन। यूपी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। बीती रात बहराइच के मोटेरा के पास अपना दल एस के नवनिर्वाचित विधायक रामनिवास की गाड़ी पर हमला हुआ। उनकी गाड़ी पर जानलेवा हमला किया गया। बताया जा रहा है कि विधायक रामनिवास वर्मा अपनी स्कॉर्पियो से किसी कार्यकर्ता के घर जा रहे थे और इसी दौरान उनकी गाड़ी पर जोरदार पथराव किया गया। इस हमले में गाड़ी को नुकसान पहुंचा है, लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ की वजह से विधायक की जान बच गई। इस हमले के बाद अपना दल समर्थकों में भारी गुस्सा है। पुलिस जांच में जुटी हुई है, लेकिन अब तक हमलावर का पता नहीं चला है। नानपारा से विधायक चुने गए हैं रामनिवास वर्मा। उनकी गाड़ी पर जानलेवा हमला हुआ है। अपना दल एस के विधायक हैं रामनिवास वर्मा। बहुत ही लोकतंत्र में निंदनीय घटना है और ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। नहीं, हमारा आरोप किसी पे नहीं है। चुनावी प्रतिद्वंदता हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। हमारा आरोप किसी पे नहीं है। कोई किसी को भी बदनाम करने के लिए कोई थर्ड पार्टी ये ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो ये कुछ भी हो सकता है। इसकी तो प्रशासन की जांच का विषय है। इस आशय की तहरीर माननीय विधायक जी द्वारा दी गई है, जिस पर FIR दर्ज की गई है और इसमें टीमें गठित की गई हैं। अतिशीघ्र घटना का अनावरण किया जाएगा और अभियुक्त की गिरफ्तारी की जाएगी। देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध का आज 21वां दिन है। खार्किव में रूस की जबरदस्त बमबारी भी इस बीच हो रही है। विक्ट्री पार्क के पास बम धमाका हुआ है और यहां पर रूसी सेना तोपों से हमले कर रही है, जिसकी आवाजें कई किलोमीटर दूर से भी साफ सुनाई दे रही है, जिसे सुना जा सकता है। फिलहाल 3 तस्वीरें आपके सामने। एक तरफ बातचीत, इस मसले को हल करने की कोशिश, युद्ध को खत्म करने का प्रयास, लेकिन दूसरी तरफ हमले भी रूसी सेना की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं, जिसका असर यूक्रेन की जमीन पर दिखाई दे रहा है। पांच राज्यों के चुनाव नतीजे आने के बाद अब सरकार बनाने की प्रक्रिया भी चल रही है। पंजाब में तो मान ने सरकार बना ली है, लेकिन बीजेपी के जीते चारों राज्यों में अभी सस्पेंस बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में योगी का चेहरा तय है, लेकिन मंत्रिमंडल की तस्वीर अभी साफ नहीं। उधर उत्तराखंड और गोवा में अभी सीएम के चेहरे पर ही सस्पेंस बना हुआ है। राज्यों में सियासी हलचल तेज है, तो वहीं दिल्ली में सरकार गठन की फाइनल तस्वीर पर बैठकों का दौर भी जारी है। तो वहीं यूपी, उत्तराखंड और गोवा में सस्पेंस पर फाइनल फैसला दिल्ली में ही होगा। तीनों राज्यों की हलचल का केंद्र अब दिल्ली बन चुका है। यूपी में मंत्रिमंडल की तस्वीर साफ होनी है, जबकि गोवा और उत्तराखंड में सीएम का चेहरा फाइनल होना है। दिल्ली में योगी की दौड़, दिल्ली में धामी का दौरा, दिल्ली में प्रमोद सावंत। सत्ता के पावर सेंटर देश की राजधानी दिल्ली में तीनों की दौड़ बता रही है कि तीनों राज्यों में तस्वीर अब तक फाइनल नहीं हुई है। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की। योगी आदित्यनाथ आज फिर दिल्ली में होंगे। यूपी मंत्रिमंडल विस्तार और सरकार गठन को लेकर यूपी के नेताओं की आज दिल्ली में बैठक होगी। इस बैठक में कार्यवाहक सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। बैठक के लिए यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन मंत्री सुनील बंसल, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा मंगलवार को ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। वहीं केंद्र से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में मौजूद रहेंगे। इस बैठक में यूपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और संगठन महामंत्री BL संतोष भी शामिल होंगे। इससे पहले लगातार 2 दिन दिल्ली में योगी आदित्यनाथ दिल्ली में बैठक कर चुके हैं। यूपी में योगी सीएम बनने जा रहे हैं। इसके लिए लखनऊ के एकाना स्टेडियम में तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। ये जो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा, उसके लिए जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि तारीख लगभग 21 या 22 हो सकती है। तो ऐसे में तैयारियों के लिए दिन बहुत कम बचे हुए हैं और जो ये शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है, इसको सरकार चाहती है कि बहुत ही भव्य बनाया जाए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह समेत भारत सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री के अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन के कई वरिष्ठ पदाधिकारी तो शामिल होंगे ही होंगे। इसके अलावा कई राज्यों के, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया जाना है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के कई
जो संगठन के लोग हैं, सरकार के लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको बुलाया जाएगा। तो कुल मिलाकर के तैयारियां भव्य की जानी है। कल अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने सीनियर अफसरों के साथ स्टेडियम का निरीक्षण भी किया। यूपी में सस्पेंस इस बात का है कि कितने डिप्टी सीएम होंगे और मंत्रिमंडल में किस किस को जगह मिलेगी। देखिए, उत्तराखंड में सीएम पर सस्पेंस बरकरार है। उत्तराखंड में रोज नए दावे सामने आ रहे हैं। हालांकि कार्यवाहक सीएम पुष्कर धामी इस दौड़ में आगे दिख रहे हैं। आखिरी फैसला दिल्ली में होना है, लेकिन नजरें सबकी इस वक्त उत्तराखंड में लगी हुई है। उत्तराखंड के सीएम का चेहरा फाइनल करने के लिए दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक दौड़ जारी है। दिल्ली में कई बैठकों का दौर चला, लेकिन अब तक नाम का ऐलान नहीं किया गया। कल पुष्कर धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। पार्टी हाईकमान सभी चीजों पर विचार करता है और ये पार्टी हाईकमान का विषय है। सूत्रों के मुताबिक धामी ने शाह से कहा कि कुछ लोग नहीं चाहते कि वो सीएम बने, तो शाह ने कहा फैसला पार्टी लेगी। यानी धामी के नाम को खारिज नहीं किया गया है। धामी की सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि वो खटीमा से चुनाव हार गए हैं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक बीजेपी में चुनाव हारने वाले मंत्री न बनाए जाने का नियम नहीं है और इसी का फायदा धामी को मिल सकता है। इस बीच उत्तराखंड बीजेपी की एक विधायक रेखा आर्या ने मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी ठोक दी है। महिलाओं में सबसे वरिष्ठतम विधायक हम ही हैं, तीसरी बार के विधायक भी हैं और मंत्री भी रह चुके हैं और जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं अपने जीवन में। तो हमने लगातार राजनीतिक क्षेत्र में काम भी किया है, सामाजिक क्षेत्र में काम किया है, पार्टी को आगे बढ़ाने का भी काम किया है। ये सारी बातें पार्टी के संज्ञान में है, शीर्ष नेतृत्व के संज्ञान में है। मुझे लगता है कि शीर्ष नेतृत्व जो बेहतर फैसला करेगा उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, चाहे महिला ठीक हो चाहे पुरुष ठीक हो, मैं मानती हूँ कि मेरी भावनाएं वहाँ तक पहुँची हैं और जो उस संदर्भ में निर्णय होगा मैं उनके साथ। बीजेपी की मुश्किल ये है कि पिछली विधानसभा में उसे 3 सीएम बदलने पड़े थे। त्रिवेंद्र सिंह रावत करीब 4 साल सीएम रहे, तीरथ सिंह रावत करीब 4 महीने सीएम रहे, बाकी के समय पुष्कर सिंह धामी सीएम रहे। इससे पहले रमेश पोखरियाल निशंक और बीसी खंडूरी भी उत्तराखंड में बीजेपी के सीएम रह चुके हैं। अब कहा जा रहा है कि जीत पीएम मोदी के नाम से मिली है, इसलिए फैसला पीएम मोदी को ही करना है। ये ऊपर का है और हमारा नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व को इस पे निर्णय लेना है। इस पे हमारा कोई निर्णय, लेकिन हम केवल एक शिष्टाचार में बधाई देने गए थे। जिस तरह परचम मोदी जी के नाम पे लहराया है पूरे देश के। परंपरा है और जो शुरू से ही कि जब विधानमंडल दल की बैठक होती है तो केंद्र से पर्यवेक्षक जाते हैं और विधायकों की राय लेते हैं और फिर नेता का चयन करते हैं। जो विधानमंडल दल के नेता के रूप में चयन होता है मुख्यमंत्री होता है। उत्तराखंड के सीएम की रेस में दावेदारों के नाम भी जान लीजिए। खुद पुष्कर सिंह धामी, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, राज्य में कई बार कैबिनेट मंत्री रहे सतपाल महाराज, उत्तराखंड में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, पूर्व सीएम भवन खंडूरी की बेटी रितु खंडूरी और मसूरी से विधायक गणेश जोशी और रेखा आर्य भी रेस में हैं। इसके अलावा केंद्रीय रक्षा मंत्री अजय भट्ट और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी भी रेस में हैं। जहां पावर सेंटर ज्यादा हो वहां पार्टी को फायदे के बजाय नुकसान उठाना पड़ सकता है और यही वजह है कि बीजेपी सोच समझकर फैसला करना चाह रही है। जैसे होगा कोई चोरी छुपे नहीं जाएंगे, आपको बताकर जाएंगे और आपको आकर भी सूचना देंगे। कल भी जेपी नड्डा की अध्यक्षता में 3 घंटे तक उत्तराखंड को लेकर बैठक हुई। लगातार बैठकों में कोशिश यही है कि राज्य बीजेपी में धड़ेबाजी खत्म हो और एकजुट होकर बीजेपी आगे बढ़े। देखिए, गोवा में सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद अब सवाल मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर बना हुआ है। तो गोवा में देखिए अभी इसको लेकर ये फाइनल नहीं हो पाया है कि सरकार का चेहरा कौन होगा। 5 विधायकों को समर्थन से बीजेपी के पास सत्ता की चाबी है, लेकिन सस्पेंस सीएम के चेहरे पर अभी भी बरकरार है। चुनाव हो गया, जश्न हो गया। श्री जीत, यहाँ तक कि विधायकों की शपथ भी हो गई। I, Jeet Vinay Karolkar, having been elected a member of the Legislative Assembly of the state of Goa. यानी सवारी बैठ चुकी है, बस ड्राइवर का इंतजार है। गोवा की गाड़ी का ड्राइवर का नाम फाइनल करने के लिए कार्यवाहक सीएम प्रमोद सावंत और बीजेपी के राज्य अध्यक्ष सदानंद तनवड़े भी दिल्ली पहुंच गए हैं।
हम दिल्ली आए हैं, डेफिनेटली हमारे सेंट्रल लीडरशिप को हम मिलेंगे। एमएलए का शपथ विधि हो चुका है और इसके बाद में अभी कंसल्टेशन विद हमारे सेंट्रल लीडरशिप, इनके साथ कंसल्टेशन करके आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आज दिल्ली में गोवा कोर कमेटी की बैठक भी होगी। गोवा में बीजेपी को जल्दी इसलिए नहीं है क्योंकि सत्ता की चाबी उसके हाथ है। गोवा में कुल 40 विधानसभा सीट हैं, जिनमें से बीजेपी 20 सीटों पर जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी है। उसे एमजीपी के 2 विधायकों का समर्थन हासिल है, जबकि 3 निर्दलियों ने उसे समर्थन दिया है। कांग्रेस 11 पर और आम आदमी पार्टी 2 सीटें जीती है, लेकिन दौड़ में कहीं नहीं है। लेकिन राजनीति सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, इसलिए दिल्ली रवाना होने से पहले प्रमोद सावंत ने न सिर्फ कश्मीर फाइल्स फिल्म देखी, बल्कि फिल्म को टैक्स फ्री करके ऐलान कर दिया कि बीजेपी की विचारधारा के वही वाहक हैं। मुझे लगता है एक्चुअल हिस्ट्री, यानी आज के नौजवानों को, आज के इस जो यूथ है उनको पता नहीं है, वो देखना सभी लोगों ने जरूरी है। और एक्चुअल हिस्ट्री ऑफ द कश्मीर पंडित सभी को पता लगना जरूरी है। इसीलिए ये जो कश्मीर फाइल फिल्म है वो टैक्स फ्री गोवा में किया जाएगा। प्रमोद सावंत को चुनौती दे रहे हैं कांग्रेस से बीजेपी में आए विश्वजीत राणे। राणे के साथ साथ उनकी पत्नी दिव्या राणे भी चुनाव जीती हैं। दोनों ने साफ कर दिया है कि आखिरी फैसला बीजेपी का होगा। There's no camp at all. We are all united. Our central leadership and leaders decide. I am not in any. The party will decide. The central leaders will decide. Whatever they decide is the final decision. यानी 25 विधायकों की गाड़ी गोवा में खड़ी है और ड्राइवर को लेकर फैसला हो रहा है दिल्ली में। दिल्ली में आज की बैठक के बाद ही साफ होगा कि गोवा की गाड़ी पुराने हाथों में सौंपी जाएगी या नए ड्राइवर को जिम्मा दिया जाएगा। रूस यूक्रेन जंग का आज 21वां दिन है, लेकिन हालात सामान्य होने के अभी कोई आसार नजर नहीं आ रही है। रशिया लगातार यूक्रेन पर बमों की बारिश कर रहा है और वहां के आम शहरियों को निशाना बना रहा है। क्या है यूक्रेन रशिया युद्ध के हालात, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। यूक्रेन में आर पार की लड़ाई शुरू। रूस ने 3 तरफ से कीव को घेरा। जेलेंस्की ने दिए समझौते के संकेत। 20 दिन के भीषण युद्ध के बाद अब रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई निर्णायक दौर में आ गई है। खेरसोन, खार्किव, मारियोपोल, इरपिन जैसे यूक्रेन के तमाम बड़े शहरों को खंडहर में बदलने के बाद लाल सेना अब राजधानी कीव के मुहाने पर खड़ी है। किसी भी वक्त रूसी सेना शहर में दाखिल हो सकती है। फर्स्ट असॉल्ट के लिए चेचेन विद्रोहियों को तैयार किया गया है। रूसी हमले के खतरे को देखते हुए कीव में कल सुबह तक के लिए सख्त कर्फ्यू लगा दिया गया है। यूक्रेन को डर है कि रूस की स्पेशल फोर्सेस राष्ट्रपति जेलेंस्की पर घात लगाकर हमला कर सकती हैं। मंगलवार को कीव के बाहरी इलाके में 2 अमेरिकी पत्रकारों की गोलीबारी में मौत हो गई, जबकि एक और जख्मी है। इस बीच यूक्रेन के लोगों को अपना समर्थन देने के लिए 3 पड़ोसी देशों पोलैंड, चेक रिपब्लिक और स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री ट्रेन से कीव पहुंचे और जेलेंस्की से मुलाकात की। हालांकि इस बैठक से पहले जेलेंस्की ने फिर से नेटो का मुंह त्यागने की बात कर नरमी के संकेत दिए, लेकिन इसका रूस पर कितना असर होगा ये दोनों देशों के बीच आज होने वाली बातचीत के बाद ही पता चलेगा। Of course, Ukraine is not the NATO member. We understand that. We are quite adequate regarding our understanding. We have heard for many years about the open doors, but we also heard that we can't enter those doors. इन सब के बीच जंग के मैदान से मानवता को झकझोरने वाली तस्वीरों का आना जारी है। देखिए कैसे मारियोपोल में एक रूस टैंक एक सड़क पर खड़े इंसान के परखच्चे उड़ा देता है। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन यही आज यूक्रेन की सच्चाई है। पुतिन कीव को झुकाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। We clearly have evidence, and with the help of journalists, everyone has them now, that Russians are not actually targeting our armed forces. They are targeting civilians. They are killing children, pregnant women. They are killing elderly. This is a clear case of genocide. Why Russians are doing it? They're trying to use this terror to scare us into submission and make sure or force us through this terror to surrender. यूक्रेन ही नहीं, अब अमेरिका और इसके सहयोगी भी रूस के निशाने पर हैं। रूस के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार 15 मार्च को बयान जारी कर बताया कि अमेरिकी प्रतिबंधों के जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन समेत कई बड़े नामों पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये सभी लोग अब रूस में दाखिल नहीं हो सकते।
रूस और यूक्रेन युद्ध पर पूरी दुनिया की नजर है। नाटो भी इस पर अपनी नजर बनाए हुए है। दोनों देशों के बीच के हालात को देखते हुए नाटो ने 24 मार्च को एक सम्मेलन का आयोजन किया है। इसकी जानकारी नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने ट्वीट करके दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, मैंने 24 मार्च को नाटो मुख्यालय में एक सम्मेलन आयोजित किया है। हम रूस का यूक्रेन पर आक्रमण, यूक्रेन के लिए हमारे मजबूत समर्थन और नाटो के प्रति रक्षा को और मजबूत करने को लेकर चर्चा करेंगे। इस महत्वपूर्ण समय में अमेरिका और यूरोप को एक साथ खड़े रहना चाहिए। इस सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन भी शामिल होंगे। अब देश में चल रहे एक फिल्म पर विवाद की कर लेते हैं। फिल्म कश्मीर फाइल्स में कश्मीरी पंडितों के पलायन और नरसंहार की कड़वी सच्चाई दिखाई गई है। अब जब फिल्म के जरिए कश्मीरी पंडितों के पलायन का जख्म पर्दे पर आया है तो इस पर सियासत भी बहुत तेज हो गई है। देखिए हमारी रिपोर्ट। बीजेपी शासित 9 राज्यों हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, गोवा, त्रिपुरा, उत्तराखंड में फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऐलान किया कि फिल्म कश्मीर फाइल्स को देखने के लिए सरकारी कर्मचारियों को आधे दिन का अवकाश दिया जाएगा। दिल्ली में बीजेपी ने चिट्ठी लिखकर सीएम अरविंद केजरीवाल से फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग की है। मुंबई में बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, हाथों में बैनर्स, पोस्टर्स लिए महाराष्ट्र के ठाकरे सरकार से फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग की। उधर छत्तीसगढ़ में बीजेपी का आरोप है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार लोगों को फिल्म देखने से रोक रही है। जवाब में कांग्रेस ने भी पलटवार किया और उस पिक्चर को देखने पर जो रोक लगाई जा रही है, उसके प्रदर्शन पर रोक लगाई जा रही है, उसको सरकार पूरी तरह निर्देशित करे कि स्वतंत्र रूप से लोग जो देखना चाहते हैं उसको देखें। सरकार की कोई मंशा भी नहीं है कि इस पिक्चर को लोग ना देखें, बल्कि हम तो चाहते हैं इस पिक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और लोग यह भी जानें कि जब जिन परिस्थितियों में, जिन हालात में स्थिति निर्मित हुई थी, उस समय देश में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बीपी सिंह की सरकार चल रही थी। और इस चर्चा के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिल्म का जिक्र करके बता दिया कि बात अभी इतने भर से नहीं रहने वाली है। जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है। पीएम मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में ये बयान दिया। फिल्म के किरदार और कहानी के बहाने विपक्ष पर हमला बोला तो सियासी बयानों में तेजी आ गई। थिएटर में फिल्म देखकर निकले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी काफी भावुक नजर आए। उन्होंने मांग की कि इस फिल्म को गांव-गांव में दिखाया जाना चाहिए। कश्मीर में जो हुआ है और देश में जिस ढंग से कट्टरपंथियों का कई इशू, चाहे हिजाब को लेकर के हो, मैं तो कहता हूं कि जिन्होंने बनाया इसे गांव-गांव में दिखाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फिल्म पर सिर्फ सियासी पारा हाई है। इस फिल्म को लेकर बॉलीवुड पहले ही 2 धड़ों में बटा हुआ है। इसलिए कंगना रनौत ने फिल्म के बहाने एक बार फिर टुकड़े टुकड़े गैंग का जिक्र करके मामले को तूल दिया। आप कायरता के पर्दे के पीछे मत छुपिए, इस सभ्यता की लड़ाई में आप हिस्सा लीजिए और ये जो टुकड़े गैंग का कैंसर अपने आसपास जहां भी दिखता है उसको फेंक के निकालिए इस देश से। ये सभ्यता की लड़ाई हर एक भारतीय की लड़ाई है। कश्मीर फाइल्स जरूर देखें और आइए एक नए भारत की नींव रखते हैं। आपके बच्चों के लिए एक गुड न्यूज आई है, उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। दरअसल आज से शुरू हो रहा है 12 से 14 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन। कौन सी वैक्सीन बच्चों को लगाई जाएगी और कहां पर लगवाई जाएगी, ये सारी जानकारी आपको हमारी इस रिपोर्ट में मिलेगी। बच्चे सुरक्षित तो देश सुरक्षित, और इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए आज से 12 से 14 साल के बच्चों का कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट करके अपील की है कि सभी अभिभावक अपने बच्चों का टीकाकरण जरूर करवाएं। बच्चे सुरक्षित तो देश सुरक्षित,
मुझे बताते हुए खुशी है कि 16 मार्च से 12 से 13 और 13 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का कोविड टीकाकरण शुरू हो रहा है। साथ ही 60+ आयु के सभी लोग प्रिकॉशन डोज लगवा पाएंगे। मेरा बच्चों के परिजनों और 60+ आयु वर्ग के लोगों से आग्रह है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक 12 से 14 साल के बच्चों को बायोलॉजिकल ई की वैक्सीन कॉर्बेवैक्स लगाई जाएगी। वैक्सीन की 2 खुराक 28 दिन के अंतराल पर दी जाएगी, यानी दोनों खुराक में 28 दिनों का अंतर होगा। ये गाइडलाइन सोमवार को राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजी गई है। इसके मुताबिक देश में 12 और 13 साल की उम्र के 7.74 करोड़ बच्चे हैं। वैक्सीनेशन के लिए कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। वैक्सीन सभी को मुफ्त में लगाई जाएगी। डोज लगवाने की सुविधा के लिए टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। वैक्सीन लगाने की खबर आने के बाद बच्चों के पेरेंट्स से हमारी संवाददाता ने बातचीत की तो सभी के मन में वैक्सीन को लेकर डर था, लेकिन भरोसा उससे अधिक। मुझे फिक्र है उसको लेकर, क्योंकि बच्चे थोड़ा छोटे हैं और बच्चों को कोई हेल्थ इश्यू ना हो जाए, तो मैं थोड़ा सा वेट करना चाहूँगी कि थोड़ा सा टाइम निकले, कुछ वैक्सीनेशंस हो जाएं, सफल होती हैं तो मैं ज़रूर लगवाऊंगी। वैक्सीन पर तो भरोसा है क्योंकि लग चुकी है, और वैक्सीन से ज़्यादा कोरोना का डर तो है ही है। मेरे हाथ में थोड़ा दर्द रहा था, मेरे सर में भी थोड़ा दर्द रहा था, और जैसे कि अभी मेरी 10th है तो मेरे को बोर्ड्स एंड प्रैक्टिकल्स वगैरह चल रहे हैं, तो मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी पढ़ाई वगैरह करने में। वैक्सीन लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोरोना वायरस जो है काफ़ी ज़्यादा फैलता है बहुत जल्दी, इसकी वजह से हमें वैक्सीन लगाना ज़रूरी है जिससे कोरोना वायरस ना फैले। मेरे को अगर वैक्सीन लग जाएगी तो फिर मेरे को कोरोना वायरस से ज़्यादा थ्रेट नहीं होएगा। अब आपको वैक्सीन बनाने वाली कंपनी के बारे में बताते चले। वैक्सीन को हैदराबाद की बायोलॉजिकल ई कंपनी ने बनाया है। ये वैक्सीन कोरोना वायरस की सतह पर पाए जाने वाले प्रोटीन से बनी है। स्पाइक प्रोटीन ही वायरस को शरीर की कोशिकाओं में घुसने में मदद करता है। ये कोरोना के सबसे सस्ते टीके में से एक है। भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अभी तक देश में अब तक 180 करोड़ वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है, जिससे 81.4 करोड़ लोगों का संपूर्ण टीकाकरण हो चुका है। 12 से 14 साल के बच्चों के टीकाकरण की शुरुआत ऐसे वक्त पर हो रही है जब वैज्ञानिकों ने जून में कोरोना की नई लहर आने की चेतावनी दी है। कांग्रेस में एक बार फिर चेहरा बदलने की जगह आईना बदलने की कवायद शुरू हो गई है। सोनिया गांधी ने 5 राज्यों के अपने 5 पार्टी अध्यक्षों से इस्तीफे मंगा लिए हैं। अब देखना यह है कि क्या इससे हाथ की जीवन रेखा लंबी हो पाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।